Guni and you guys are watching on Learning for Life. Well, today is the lecture number 1 of the chapter Organic Chemistry from your class 10th ICSE Chemistry. So, yesterday I uploaded the video of chapter Sound part 1, but it was your request that start uploading Organic Chemistry. Your exams are starting and this chapter is coming in your exams. So, first we will be completing Organic Chemistry and then I'll get back to the Sound chapter. तो इसका पहले फ्लो देख लेते हैं कि कौन से लेक्चर में हम क्या क्या करने वाले हैं, ताकि आपको भी पता हो कि आपको अगर कुछ पर्टिकुलर पार्ट देखना है तो आप कौन से लेक्चर में जाके देख सकते हो नॉर्मली. ठीक है, सो आई विल अपलोड 4 to 5 पार्ट्स में ये चैप्टर हम खत्म करने वाले हैं. जो लेक्चर 1 है टुडे विल बी इंट्रोडक्टरी लेक्चर, जो कि हमारा फर्स्ट पार्ट दैट इज हाइड्रोकार्बन से पहले जो पार्ट है सारा जो बेसिक इंट्रोडक्शन है, व्हाट इज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, सारी चीजें उसके बारे में बात करेंगे. जो आपकी बुक के हिसाब से ए पार्ट है जिसमें बेसिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बात की गई है, दैट विल टेक 2 वीडियोस और मैक्सिमम ऑफ 3 वीडियोस, बिकॉज वो अगर पार्ट समझ आ गया, ये नोमेनक्लेचर, IUPAC नेम्स सब कुछ समझ आ गया तो आगे का चैप्टर विल बी इजियर फॉर यू. देन उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पार्ट आएगा उसमें वी विल बी डूइंग एल्केन एंड एल्कीन ऑन अ सेम डे, अगर पॉसिबल हो पाएगा. इफ आई विल बी थिंकिंग कि आपको एल्केन और एल्कीन एक साथ समझ आ सकते हैं, then I will be uploading those in the same one. Otherwise, we will be differentiating alkane की different, alkene की different, depending on portion कितना हम cover कर पाएंगे. Then the next video will be about alkyne and alcohol. Now I will try कि alkyne and alcohol इकट्ठे खत्म करा के in the very last video we will be doing carboxylic acid with some practice questions, because organic chemistry में practice is very much important. So ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगर बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर. सबसे ज्यादा वेटेज इस चैप्टर में से आती है इन योर बोर्ड एग्जाम्स, लाइक टू 12 to 15 मार्क्स इज ओनली फ्रॉम दिस चैप्टर, और वो भी जिसमें से मेजर चंक इज इन योर ए सेक्शन, जिसमें आपको नोमेनक्लेचर आएगा, आपको ड्राइंग अपने सारे स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करने के लिए आएंगे. सो पे अटेंशन टू दिस चैप्टर, कीप वाचिंग दिस एट द एंड एंड लेट्स गेट स्टार्ट करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के साथ. लेट मी टेल यू वन थिंग, इफ यू राइट अलॉन्ग विद मी इन दिस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चैप्टर, बिकॉज देयर आर वेरियस नंबर ऑफ रिएक्शंस, सो इट विल बी बेस्ट इफ यू स्टार्ट प्रिपेयरिंग द नोट्स along with me, because at the end you can study from these notes only. You will not even need to open your book, because I will be covering each and every topic from the book in today's video. Notes crisp होंगे, short होंगे, जो जो चीजें important है सिर्फ वो बताई जाएंगी, बाकी सब कुछ एक्सप्लेन भी किया जाएगा, लेकिन नोट्स में क्रिस्प शॉर्ट नोट्स वी विल बी मेकिंग, जो कि आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं. शॉर्ट नोट्स का मतलब ये नहीं है कि हम बहुत सारी चीज़ें मिस करने वाले हैं, वी विल बी कवरिंग ईच एंड एवरी डिटेल बट क्रिस्प फॉर्म में. ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड. सबसे पहले व्हाट इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चीज क्या है? तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, राइट अलॉन्ग विद मी, ताकि आपको बाद में इसको दोबारा ना पढ़ना पड़े. यू आर एबल टू रिवाइज इट. आप लिखते लिखते ही आपको लर्न भी हो जाएगा, समझ भी लोगे साथ साथ में. सो अटेंडेड एज अ स्कूल लेक्चर कि आपकी टीचर पढ़ा रही है एंड यू आर राइटिंग अलॉन्ग विद इट, यू आर कवरिंग ईच एंड एवरी टॉपिक विद इट, राइट. या सो इट इज अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें तो ऑब्वियसली इट इज अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री. अब ये आपको देखना है कि आप कैसे अपनी डिफाइंस को रट्टाफिकेशन करे बिना बट स्टिल आप प्रॉपर वर्डिंग में लिख सकते हो. सो इट इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री व्हिच डील्स विद स्टडी ऑफ कंपाउंड्स. स्टडी ऑफ कंपाउंड्स, कौन से कंपाउंड्स? एक तो आपको ये बात पता होनी चाहिए, अगर आप किसी भी चीज की लिख रहे हो डिफाइन केमिस्ट्री में, तो दिस इज द इम्पोर्टेंट लाइन जो सब में आती है. अगर आप अपने क्या कहते हैं, जो हमने 4th चैप्टर किया था, दैट वाज हमारा जिसमें मैं NaOH सॉल्यूशंस वगैरह रिएजेंट्स वगैरह यूज किए थे, एनालिटिकल केमिस्ट्री, उसका भी फर्स्ट लाइन यही था, ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ कंपाउंड्स. फिर आगे हमने उसे बताया कि कौन से कंपाउंड्स. ठीक है, तो ये दिस इज द बेसिक लाइन जो सब में आएगी. स्टडी ऑफ कंपाउंड्स, कौन से कंपाउंड्स? कार्बन के कंपाउंड्स. So you can write it is a branch of chemistry which deals with the study of carbon and its compounds. तो कार्बन और उसके कंपाउंड्स पे जो स्टडी है that is हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, या इसे आप सीधा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी लिख सकते हो. So the branch of chemistry
that deals with the study of carbon and its compounds. Yeah, branch of chemistry that deals with the study of organic compounds is known as organic chemistry. Just simple as that. Then what are organic compounds? आप कहोगे study of organic compounds तो पढ़ रहे हैं, लेकिन organic compounds हैं क्या? तो these are compounds obtained from nature. जो nature से compound मिलेंगे या naturally मिलने वाले compounds को क्या कहेंगे? हम organic compounds कहेंगे, जो हमें nature से मिले हैं या they are naturally available. दोनों की बात मतलब एक ही है. अब बात करते हैं थोड़ी सी हिस्ट्री की. तो अगर आप अपनी बुक में देखोगे थोड़ी सी हिस्ट्री दी हुई है बिफोर स्टार्टिंग द बेसिक चैप्टर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या है, उसके अलावा उससे पहले थोड़ी सी हिस्ट्री दी हुई है. सो वी विल टॉक अबाउट अ लिटिल बिट ऑफ हिस्ट्री. हिस्ट्री को एज सच लर्न करने की जरूरत नहीं है, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड बिकॉज अंडरस्टैंड इज द की. अंडरस्टैंडिंग इज द की. नाउ 1784 की अगर बात की जाए, इफ यू टॉक अबाउट 1784 the year, I hope the mark is visible, just give me a second. Yeah, तो 1784 की बात करें तो एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था लेमेरे. तो एक लेमेरे नाम के साइंटिस्ट ने 1754 में नेचुरल कंपाउंड्स को डिवाइड किया था. अब कितनी कैटेगरीज में डिवाइड किया था उसने नेचुरल कंपाउंड्स को? 3 क्लासेस में डिवाइड किया था. अब ये 3 क्लासेस कौन सी थी? तो यहाँ पे हम लिखेंगे नेचुरल कंपाउंड्स, और कौन सी 3 क्लासेस में उसने डिवाइड किया वो देखते हैं. तो 1, 2 एंड 3. सबसे पहला जो आया था दैट वाज मिनरल्स. क्या है हमारे पास? मिनरल्स. नंबर 2 पे हम लेंगे वेजिटेबल्स. दिस एवरीथिंग इज रिटन इन योर बुक बट इन थ्योरी फॉर्म, जो कि हमें पढ़ने में मजा नहीं आता. वी डोंट स्टडी, वी स्किप इट. लेकिन अगर फ्लो चार्ट्स के थ्रू पढ़ोगे तो इट विल बी इजियर फॉर यू ऑल. ठीक है, तो मिनरल्स, वेजिटेबल्स एंड एनिमल्स. तो नेचुरल सब्सटेंसेस को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, मिनरल्स, वेजिटेबल्स एंड एनिमल्स. अब यहाँ पे उसके बाद हमारे पास आए सर लेवॉइजर. नाउ सर लेवॉइजर इज आल्सो नोन एज द फादर ऑफ केमिस्ट्री. ठीक है, सो सर लेवॉइजर वाज द फर्स्ट पर्सन. ही वाज द फर्स्ट पर्सन किसके लिए? टू डिस्टिंग्विश दैट ऑल नेचुरल कंपाउंड्स कंटेन हाइड्रोजन एंड कार्बन. जितने भी नेचुरल कंपाउंड्स हैं हमारे पास उन सब में दैट नेचुरल कंपाउंड्स कंटेन कार्बन एंड हाइड्रोजन. तो दीज आर द 2 बेसिक एलिमेंट्स जो हर एक नेचुरल कंपाउंड में होंगे, दैट इज कार्बन एंड हाइड्रोजन. दैट इज व्हाई दे आर नोन एज नेचुरल कंपाउंड. नेचुरली अकर हो रहे. नेचुरली कैसे अकर होंगे? इट हैज कार्बन एंड हाइड्रोजन इन देम. अब जब मैंने ये बताया तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की रिजल्टेंट क्या निकली? स्टडी ऑफ कंपाउंड्स. अब आप एक और बना सकते हो. आई वाज लाइक स्टडी ऑफ कंपाउंड ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. ठीक, तो आप क्या लिखोगे? स्टडी ऑफ कंपाउंड्स कंटेनिंग कार्बन एंड हाइड्रोजन इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. तो एक न्यू डेफिनेशन निकल के आई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की हम सबके पास. देन उसके बाद सर लेवॉइजर ने एक और चीज बताई. सर लेवॉइजर ने सब्सटेंसेस को क्लासिफाई किया. कैसे क्लासिफाई किया? लेट्स टॉक अबाउट दैट. सब्सटेंसेस उन्होंने लिए एंड देन ही सेड दैट 2 तरह के सब्सटेंसेस हैं. एक आ जाते हैं हमारे ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस और एक होते हैं हमारे इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस. तो सर लेवॉइजर सेड 2 तरह के सब्सटेंसेस है. हमने क्या पढ़ा? लेमरे ने डिवाइड किया था नेचुरल सब्सटेंसेस को 3 टाइप्स में, वेजिटेबल्स, एनिमल्स एंड मिनरल्स में. अब सर लेवॉइजर ने डिवाइड किया सब्सटेंसेस को 2 टाइप्स में, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस. अब ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस थे क्या? ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस वो थे जो फॉर्म्ड या ऑब्टेन्ड थे फ्रॉम मिनरल्स. मतलब जो भी मिनरल से बनेंगे, मिनरल से मिलेंगे, वो क्या होंगे? हमारे इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस. जबकि ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में हमारे पास कार्बन और हाइड्रोजन जो था वो प्रेजेंट था. ठीक, सो दिस इज बेसिक डिफरेंस कि ऑर्गेनिक में कार्बन एंड हाइड्रोजन प्रेजेंट है, इनऑर्गेनिक हमारे मिनरल से फॉर्म या ऑब्टेन किए गए हैं. अब इनऑर्गेनिक में बेसिकली कार्बन एंड हाइड्रोजन जो है वो प्रेजेंट नहीं है. सो नॉट प्रेजेंट. कार्बन एंड हाइड्रोजन इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में जनरली इकट्ठे एक साथ प्रेजेंट नहीं होता. एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जैसे सी, दिस इज द फर्स्ट डिफरेंस. ऊपर नीचे
लिखा था, आई एम सॉरी. So this is the first difference. Carbon and hydrogen is present, carbon and hydrogen is not present. Second difference, obtained from nature. जो हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं those are obtained from nature, जबकि inorganic compounds जो हैं those are obtained from minerals. So this is the basic difference that Sir Lavoisier gave कि हमारा डिफरेंस है क्या ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में. अब इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है जो आई गेस 2 या 3 बारी प्रीवियस ईयर में पूछी गई है बोर्ड के एग्जाम में. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. इसे हम कहते हैं वाइटल फोर्स थ्योरी. कुछ ज्यादा लेंथी नहीं है, एक लाइन की थ्योरी है हमारे पास, क्योंकि इसकी डिटेल हमारी बुक में ही नहीं दी हुई. सो लेट इट बी वाइटल फोर्स थ्योरी. अब वाइटल फोर्स थ्योरी कहती क्या है हमें, व्हाट इज बेसिकली वाइटल फोर्स थ्योरी. सो अकॉर्डिंग टू देम पहले ये माना जाता था कि जो हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है ना ये नेचर से बनते हैं, इतना हमें पता है. उन्होंने ये माना कि आप लेबोरेटरीज में प्रिपेयर नहीं कर सकते हो, यू नीड अ वाइटल फोर्स. एक कोई भगवान का इंपॉर्टेंट अननोन कोई ऐसी शक्ति चाहिए, कोई वाइटल फोर्स चाहिए जो एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड को ऑर्गेनिक कंपाउंड में चेंज कर देगा अपने आप से. आप इसे नहीं चेंज कर सकते हो. सो यू नीड अ वाइटल फोर्स to convert an inorganic substance to organic substance which is given by the God. You don't have that force. Now इसे discard कर दिया गया, disapprove कर दिया गया. किसने disapprove किया, किसने discard किया? एक साइंटिस्ट था फ्रेडरिच वॉलर. फ्रेडरिच वॉलर एक साइंटिस्ट था जिसने कहा, स्पेलिंग प्लीज करेक्टेड. फ्रेडरिच वॉलर एक साइंटिस्ट था जिसने इसे डिस्कार्ड किया. कैसे डिस्कार्ड किया कि प्रिपेयर्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड ओसी इन लेबोरेटरीज. उसने लैब में ऑर्गेनिक कंपाउंड बना के दिखाया कि तुम कह रहे वाइटल फोर्स की रिक्वायर्ड है, लेकिन मैंने बिना किसी वाइटल फोर्स के लैब में अपने आप ऑर्गेनिक कंपाउंड बना दिया है. तो दिस इज वाज डन बाय फ्रेडरिच वॉलर, अ साइंटिस्ट जिसने वाइटल फोर्स थ्योरी को डिस्कार्ड किया. अब लैब में उसने बनाया. तो दिस वाज द फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड एवर प्रिपेयर्ड इन लैब. और वो ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन सा था? दैट वाज यूरिया. सो क्वेश्चन 1 मार्कर एमसीक्यू फिल अप मैचअप्स कुछ भी आ सकता है. व्हिच वाज द फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड क्रिएटेड इन लेबोरेटरीज? सो वो है यूरिया. और यूरिया को बनाया किस चीज से? क्या यूरिया को अमोनियम साइनाइड से यूरिया बनाया गया. तो हमारा फर्स्ट एवर कंपाउंड. अब अमोनियम साइनाइड वाली ये रिएक्शन भी आपकी बुक में प्रेजेंट है. राइट द रिएक्शन अलोंग विद मी ताकि आपको बाद में भूले ना. NH4 अमोनियम के लिए NH4 पॉजिटिव आयन होता है हमारा. देन साइनाइड इज CNO. सो अमोनियम साइनाइड को जब उसने हीट किया, हीट इज रिप्रेजेंटेड बाय द ट्रायंगल, तो हमारे पास यूरिया बना. यूरिया का फॉर्मूला NH2CONH2 होता है, जिसे आप कंबाइन करके CONH2 ट्वाइस भी लिख सकते हो. ठीक है. सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर यूरिया. यूरिया का फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसे याद रखना है आप लोगों ने. ठीक है. उसके बाद इसका स्ट्रक्चर भी बनाने को बोला जा सकता है आपको. कोई ज्यादा डिफिकल्ट स्ट्रक्चर नहीं है. यू हैव सी है कार्बन इन बिटवीन, यहाँ पे ऊपर O ग्रुप लगेगा एंड देन NH2, एक यहाँ पे एक NH2. कार्बन की 4 वैलेंसीज पूरी हैं. अभी 4 वैलेंसीज कैसे पूरी की, क्यों पूरी की, वो हम आगे डिस्कस करेंगे. बट बेसिक दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ यूरिया. अगर आपको बाय चांस एग्जाम में पूछा जाता है, बिकॉज दिस टाइम दे आर सीइंग योर कॉम्पिटेंसी लेवल क्वेश्चन आएंगे, कंसेप्चुअल लेवल क्वेश्चन आएंगे. तो अगर उन्होंने कहा है कि अगर आपको इसका फॉर्मूला पता है ना, तो यू कैन इजीली क्रिएट द स्ट्रक्चर. तो स्ट्रक्चर आपको आना चाहिए, इवन तो बुक में नहीं दिया हुआ बट ये आ सकता है. इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अब ये तो बात हो गई वाइटल फोर्स थ्योरी की. वाइटल फोर्स थ्योरी से हमें क्या पता चला? सबसे पहला हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड जो लेबोरेटरीज में प्रिपेयर हुआ, दैट वाज यूरिया, हमें मिला. उसके बाद क्या हुआ? फिर सेकेंड ऑर्गेनिक कंपाउंड हमारा लेबोरेटरीज में प्रिपेयर हुआ, जिसका नाम था हमारे पास दैट वाज एसिटिक एसिड. तो सेकेंड हमें कौन सा बनाया? हमने
एसिटिक एसिड वाज द सेकंड सब्सटेंस प्रिपेयर्ड और एसिटिक एसिड का फॉर्मूला CH3COO। ठीक है, तो CH3COO बना और ये किसने बनाया? कोल्बे, एक साइंटिस्ट थे कोल्बे, उसने ये बनाया। अब दोबारा से रिवाइज करते हैं। यूरिया, यूरिया का फॉर्मूला CONH2 ट्वाइस, किसने बनाया? फ्रेडरिच वॉलर ने। तो FRIEDICHWOHLER, फ्रेडरिच वॉलर ने यूरिया बनाया। देन वी हैव कोल्बे जिसने एसिटिक एसिड बनाया व्हिच वाज द सेकंड कंपाउंड। और थर्ड कंपाउंड जो हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड बना था दैट वाज मीथेन गैस। मीथेन गैस का फॉर्मूला एवरीबॉडी नोस CH4 और ये किसने बनाया? ये बर्थलेट ने बनाया। तो BERTHELOT, बर्थलेट। तो ये तीन साइंटिस्ट हैं, तीन कंपाउंड्स हैं, फर्स्ट थ्री कंपाउंड्स हैं जो कि आपको याद रखने हैं। अगर आप इसके स्ट्रक्चर्स देखो तो यूरिया का स्ट्रक्चर एक बार और ड्रॉ करते हैं लाइक दिस। ये कैसे बना? आई टेल यू। C के साथ O फंक्शनल ग्रुप लगाएंगे जिसे हम ओन कहते हैं एंड देन NH2 ऑन बोथ साइड। CH3COO बनाने के लिए यू हैव C इन मिडिल। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? C के साथ डबल बॉन्ड O लगेगा एंड देन जस्ट गिव मी अ सेकंड। या तो C के साथ हमारा एक डबल बॉन्ड O लग रहा है यहाँ पे एंड यहाँ पे एक और C का साथ में CH3 एंड OH2। सो दिस इज हमारा एसिटिक एसिड। ये हम आगे जब हम अपना एल्केन एल्काइन वगैरह में पढ़ेंगे तो वहां पे हम एक ये पढ़ने वाले हैं एसिटिक एसिड, वहां पे पढ़ेंगे। एंड देन मीथेन इट इज सिंपल C 4 हाइड्रोजन साथ में। So this is the structure of urea, acetic acid and methane। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है किसने कब बनाया और कौन सा। फर्स्ट कंपाउंड इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, बाकी कम पूछने के चांसेस है लेकिन फर्स्ट पूछने के चांसेस सबसे ज्यादा रहते हैं। उसके बाद लेट्स कम ऑन टू द इंट्रोडक्शन अबाउट कार्बन। हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मेन जो चीज है हमारी दैट इज कार्बन। कार्बन की वजह से ही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बनी है। सारी दुनिया के कंपाउंड्स एक तरफ, सारी दुनिया के एलिमेंट्स एक तरफ, कार्बन एक तरफ। वो से कहेंगे हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री, कुछ भी, इसे हम कहेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो एक कार्बन एक ऐसा कंपाउंड है इसके लिए हमने पूरी ब्रांच बनाई है इतनी बड़ी केमिस्ट्री की। तो ऐसा क्या है कार्बन में कि हमें पूरी एक इतनी बड़ी ब्रांच बनानी पड़ गई केमिस्ट्री की। सो कार्बन के बारे में बात करें तो कार्बन का एटॉमिक नंबर हमारे पास क्या है? 6 है। हमें पता है एटॉमिक नंबर इज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या है? 6 है। नंबर ऑफ, क्योंकि हमारा एक इलेक्ट्रॉन जो है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, ये हमने बहुत सारी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं। तो अगर न्यूट्रल स्टेट में उसका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने रहेंगे? 6 रहेंगे। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 6 है तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गई? तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन विल बी 2,4, 2k में, L में 4। सो दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये बहुत बेसिक चीजें हैं अबाउट कार्बन। अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल, तो वो हो गए हमारे 4। अब इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल इज 4, इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी? वैलेंसी इज 4। ठीक है, तो जनरली जो कार्बन है दैट इज नोन एज अ टेट्रावैलेंट कंपाउंड। टेट्रावैलेंट कंपाउंड क्योंकि इसकी वैलेंसी जो है दैट इज 4। देन उसके बाद कंडीशन में जो नॉर्मल कंडीशंस, या टॉकिंग अबाउट नॉर्मल कंडीशन, नॉर्मली कार्बन हमेशा क्या बनाता है? कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। व्हाट इज कोवेलेंट बॉन्ड? केमिकल बॉन्डिंग वाला चैप्टर याद करो। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करेगा, इसमें कभी भी ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे। ऐसा वेरी बेसिक क्वेश्चन जो कि जनरली आता है कि 4 है, नॉर्मल सबकी तरह इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड क्यों नहीं बना सकता? कि 4 है, चार एक उससे ले लिया, मैंने उस 4 स्टेप में कंप्लीट कर लिया एंड इट फॉर्म्स अ कंपाउंड। तो ये कोवेलेंट कंपाउंड ही क्यों बनाता है? तो एक क्वेश्चन, अगर इट्स अबाउट बेसिक नॉलेज, अगर ये समझ आ गया तो योर होल चैप्टर विल बी वेरी वेरी इजी फॉर यू कि कार्बन को हम, क्योंकि दिस इज द बेसिक थिंग जो कि सारे सोच सकते हैं कि या तो वो 4 इलेक्ट्रॉन्स ले ले, गेन कर ले, तो वो बन जाएगा हमारा व्हाट वी कॉल इट स्टेबल, या 4 इलेक्ट्रॉन्स दे दे, अपना डॉपलेट रूल कर ले लाइक हीलियम एंड हाइड्रोजन, तो वो भी स्टेबल बन जाएगा। लेकिन ये करता क्यों नहीं है ऐसे?
why? So question is why carbon forms covalent compound? तो ऐसा क्यों है कि कार्बन कोवेलेंट कंपाउंड बनाता है, हमारा इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड नहीं बना पाता है? सो कार्बन क्यों ऐसा करता है? तो इसमें हम दो केस लेने वाले हैं, केस 1 एंड केस 2, जो जनरली इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड में लेंगे। या तो ये गेन कर ले या ये लूज कर ले। एक एक करके दोनों केसेस को अच्छे तरीके से समझते हैं क्यों नहीं बना सकता है। सो गेन ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन्स, 4 कार्बन का स्ट्रक्चर बनाते हैं। लेट्स ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन। यहाँ पे हमारा न्यूक्लियस है, इसमें प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स बैठे हैं, वो दैट आई एम नॉट ड्राइंग। यहाँ पे के चल रहे 2 इलेक्ट्रॉन्स, एल चल रहे हमारे 4 इलेक्ट्रॉन्स। दिस इज बेसिकली कार्बन। अब इसे अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है, तो व्हाट विल ही डू? गेन 4 इलेक्ट्रॉन। अब ये जो गेन 4 इलेक्ट्रॉन है दैट इज नॉट पॉसिबल। ये पॉसिबल क्यों नहीं है? लेट्स अंडरस्टैंड दैट थिंग फर्स्ट। सो देखो, अगर तो कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर लेगा तो ये C4 नेगेटिव चार्ज वाला अनायन बना देगा। ये तो हमें सबको पता है। अगर इसको, वैसे तो ये करेगा ही सबसे पहले तो, लेकिन अगर आप इस पे जबरदस्ती कहो इसको कि नहीं तो कर ही कर, एंड तो क्या बनाएगा? ये C4 नेगेटिव वाला एक अनायन बनाएगा। अब जनरल जो कार्बन, अगर ये वाला नॉर्मल कार्बन देखें तो उसमें प्रोटॉन कितने हैं? 6 हैं। इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 6 हैं। दोनों ने एक दूसरे को पकड़ के रखा हुआ नॉट कर दिया। अब ये C4 नेगेटिव वाला देखें तो इसमें हमारे प्रोटॉन्स कितने हैं? प्रोटॉन्स तो चेंज नहीं होते, 6। इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? इलेक्ट्रॉन्स हमारे 10 हो गए, 4 इलेक्ट्रॉन्स और बढ़ गए, तो 4 का नेगेटिव चार्ज जिसे हम कहते हैं। तो क्योंकि यहाँ पे 6 प्रोटॉन और सिर्फ 6 प्रोटॉन एंड 10 इलेक्ट्रॉन है, तो हमारा न्यूक्लियर चार्ज क्या है? हमारा स्मॉल है, जिससे वो इतना नहीं होल्ड कर पाएगा इतने सारे इलेक्ट्रॉन को। इतना छोटा सा पॉजिटिव चार्ज इतना बड़ा नेगेटिव चार्ज को नहीं होल्ड कर पाएगा। सेकेंड थिंग इज कि कार्बन का वेरी स्मॉल साइज, कार्बन का साइज बहुत स्मॉल होता है, इसमें आप और इलेक्ट्रॉन्स नहीं डाल सकते। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन करके वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, इसलिए वो नहीं करेगा इलेक्ट्रॉन्स को अपना गेन। नाउ बात करते हैं केस 2 में, जिसमें वो 4 इलेक्ट्रॉन्स लूज करने की सोच रहे हैं। तो यार चलो नहीं गेन नहीं करा सकते, ऐसे करते इसे 4 वाले ये 12 वाले बना देते हैं, टुकड़े टुकड़े सॉल्व करवा देते हैं। तो उसमें क्या होगा? लूज 4 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये भी क्या है? हमारा नॉट फीजिबल कंडीशन है। क्यों फीजिबल नहीं है? सी, अगर कार्बन में से 4 इलेक्ट्रॉन्स को निकाल दिया जाएगा तो हमारे पास बन जाएगा C+4 वाला कैटायन। सिंपल, इतना हमें सबको पता है। अब ये कंडीशन क्यों नहीं पॉसिबल? एक तो सबसे पहले बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में। एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, दूसरा इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, पर जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन निकालते हैं उस वैसे ऐसे एनर्जी अगले इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए ज्यादा रिक्वायर्ड होती है। ये हमने पीरियोडिक टेबल में पढ़ा था, आयनाइजेशन पोटेंशियल, आयनाइजेशन एनर्जी जब हमने पढ़ी थी। ठीक है, तो इसमें इसको निकालने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड है और हम ह्यूमंस नहीं दे सकते, हमारी एनवायरनमेंट इतनी एनर्जी नहीं दे सकती है, इसलिए नॉट पॉसिबल। सो लॉट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड, दैट्स व्हाई इट इज नॉट फिजिबल। दूसरी बात, इसलिए हम ये नहीं करते। तो ना ये इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है ना ये लॉस कर रहा है, तो ये करेगा क्या? इट विल शेयर इट्स इलेक्ट्रॉन। तो ये अपने इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? शेयर करेगा, और कौन सा बॉन्ड बनाएगा? इट विल फॉर्म अ कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन जो है वो हमारा कार्बन एटम करेगा। अब कार्बन के बारे में एक और बात, जब कार्बन के पास कोई भी और हमारे पास कंपाउंड नहीं होता ना, कोई भी और एलिमेंट नहीं होता, ये फॉर्म्स विद हाइड्रोजन। कार्बन किससे बॉन्ड बना लेता है? हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लेता है। अब और हमने क्या पढ़ा? इट इज अ टेट्रावेलेंट कंपाउंड, मतलब इसकी वैलेंसी क्या है? 4 वैलेंसी है। मतलब जो ये बेसिक कंपाउंड बनाएगा दैट इज ऑलवेज CH4, जो कि है मीथेन। ठीक है, अब इसको मीथेन क्यों कहते हैं? दैट विल बी स्टडीइंग इन द नोमेनक्लेचर IUPAC नेम्स, तो वो हम बाद में डिस्कस करते हैं। ठीक है,
तो मीथेन, ये जनरली मीथेन बनाएगा कार्बन। अब मीथेन का स्ट्रक्चर कैसे होगा, इसका एक ल्यूइस डॉट स्ट्रक्चर, लेट्स ड्रॉ इट। तो ल्यूइस डॉट स्ट्रक्चर में जो ल्यूइस स्ट्रक्चर बनाएंगे उसमें जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स हैं एलिमेंट के वो हम ये डॉट या क्रॉस से शो करते हैं। और यहाँ पे देखो कैसे बनाना है, लाइक हाउ टू ड्रॉ ल्यूइस डॉट स्ट्रक्चर वेरी इजीली। सी हमारे पास है फॉर्मूला CH4, C कितना है 1 है, H कितना है 4 है। तो कौन सा एटम कम होगा, कौन सा एलिमेंट कम होगा वो सेंट्रल एटम बन जाएगा। तो C को हम क्या रख देंगे, सेंटर में रख देंगे। अब C की कितनी वैलेंसी है, 4 वैलेंसी है। तो 1 2 3 4, ये 4 बॉन्ड बनाएगा। तो कैसे बनाएगा, सारी तरफ अब C के 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन में 4 डॉट से दिखा दिया। अब हाइड्रोजन आया, इसका एक, इसका भी एक इलेक्ट्रॉन, तो सबके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स हम बनाएंगे। अब इसमें क्या हुआ, लेट मी जस्ट चेंज द कलर ऑफ द मार्कर ताकि इजीली दिख सके। यस, सी हाइड्रोजन ने ये शेयर किया, इसके पास डबलेट कंप्लीट, ये शेयर किया डबलेट कंप्लीट, ऐसे शेयर किया डबलेट कंप्लीट, ये सारे हाइड्रोजन ने अपना अपना डबलेट कंप्लीट कर दिया। अब क्या किया, कार्बन आया, वो कहता तुमने मेरे साथ शेयर किया, मैं तुम्हारे साथ शेयर करूंगा, एंड दिस कंप्लीट्स इज ऑक्टेट। उसने सारे कार्बन हाइड्रोजन से एक एक इलेक्ट्रॉन को शेयर किया और व्हाट विल ही मेक कोवेलेंट बॉन्ड। तो यहाँ पे हमारा फॉर्मूला कुछ ऐसा बन जाएगा। तो इसे हम कहते हैं मीथेन, जो कि हमने जब हमने पढ़ा था कि थर्ड जो हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड लेबोरेटरीज में प्रिपेयर था वो है मीथेन। तो ये स्ट्रक्चर हम वहां पे भी देख चुके हैं एक बार। अब यहाँ पे कैसे कोवेलेंट बॉन्ड्स फॉर्म हो रहे हैं, वी नो क्योंकि सिर्फ एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा है, इसलिए हम कहते हैं इसे सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। तो बेसिक रिवीजन करते हैं कोवेलेंट बॉन्डिंग वाले चैप्टर की। एक इलेक्ट्रॉन शेयर होगा तो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, 2 इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे तो डबल कोवेलेंट बॉन्ड, 3 इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे तो ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड, लेकिन टेट्रा कोवेलेंट बॉन्ड कुछ नहीं होता। इट इज ऑलवेज 3 कोवेलेंट बॉन्ड। तो एक लाइक बच्चे पूछते हैं लाइक ऑब्वियसली कि 4 हैं तो इसे 4 कार्बन के साथ ही ज्वाइन करा दो, दिस इज नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल कंडीशन नहीं है। तो प्लीज डोंट थिंक कि ऐसा हो पाएगा, ठीक है। उसके बाद लेट्स टॉक अबाउट हमारे ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, जो कि आज का आई गेस हमारा लास्ट टॉपिक रहेगा, बिकॉज आई डोंट वांट दिस वीडियो टू बी टू लॉन्ग। बेसिक कंसेप्ट को क्लियर करना ही हमारा मोटिव है, ठीक है। सो वी विल स्टार्ट। तो ये देखो CO2, इसमें कार्बन है, ठीक है। देन वी हैव अनदर कंपाउंड कार्बन मोनोऑक्साइड, हमारे पास NaHCO3 है, Na2CO3 है। अब अगर मैं पूछूंगी ना कि इज इट अ ऑर्गेनिक कंपाउंड और इनऑर्गेनिक कंपाउंड, जनरली आंसर आएगा ऑर्गेनिक कंपाउंड, बिकॉज इसमें कार्बन प्रेजेंट है। चलो पहले दो में आप इनऑर्गेनिक कह भी होगे कि हाइड्रोजन प्रेजेंट है, मैंने आपको बताया हाइड्रोजन। अब कहोगे इसमें भी हाइड्रोजन है, इसमें हाइड्रोजन है, तो दिस इज तो ऑब्वियसली ऑर्गेनिक नहीं, दीज ऑल आर इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, इनमें से एक भी ऑर्गेनिक नहीं है। ऐसा क्यों, दिस इज अ वेरी मेजर कंफ्यूजन जो जनरली रहती है, क्योंकि सबसे पहला रीजन दीज आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम मिनरल्स। ये जो चारों के चारों हैं दीज आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम मिनरल्स, ये नेचर से ऑब्टेन नहीं आए हैं, ये हमारे नेचर में प्रेजेंट नहीं थे, ये हमने वैसे नहीं बनाए, इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम मिनरल्स, दिस इज इनऑर्गेनिक कंपाउंड। दूसरी बात ऑर्गेनिक कंपाउंड की बहुत इंपॉर्टेंट चीज कि whenever you are creating an organic compound they exclude, तो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड की जब आपकी बुक में जो डेफिनेशन है वो भी एक बार देख लेते हैं। तो organic compounds are the compounds containing कार्बन, इंपॉर्टेंट है, कार्बन तो ऑब्वियसली कंटेन करेंगे ना ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, containing carbon compounds, या organic chemistry as a study of compounds containing carbon, excluding क्या क्या exclude करना है, oxides of carbon, कार्बन के ऑक्साइड्स नहीं लेंगे क्योंकि वो मिनरल से ऑब्टेन किए जाते हैं। नंबर 2 वी आर एक्सक्लूडिंग मेटेलिक कार्बोनेट्स, मेटेलिक कार्बोनेट को भी यूज नहीं करना,
कार्बोनेट्स, मेटालिक कार्बाइड्स को यूज नहीं करना, मतलब ऐसी चीजों को यूज नहीं करना। अब ऐसी चीजों को यूज क्यों नहीं करना, व्हाई? तो ये बुक में रीजन नहीं दिया हुआ, बट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रीजन कि अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात की जाए तो देयर शुड बी अ डायरेक्ट बॉन्ड, डायरेक्ट कोवलेंट बॉन्ड बिटवीन हाइड्रोजन एंड कार्बन। इसमें डायरेक्ट बॉन्ड नहीं है हाइड्रोजन और कार्बन में, दैट इज व्हाई इसे हम ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं कहते। इसमें डायरेक्ट बॉन्ड है हाइड्रोजन और कार्बन पे, तो डायरेक्ट बॉन्डिंग बिटवीन हाइड्रोजन एंड कार्बन कौन से कंपाउंड में होगी, दैट विल बी नोन एज ऑर्गेनिक कंपाउंड। दिस वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसमें जनरली कंफ्यूजन हो सकती है, राइट? उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक वी विल टॉक अबाउट नाउ इज, ये हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पढ़ लिया, क्या होता है CH की फॉर्म में बीच में डायरेक्ट हमारा बॉन्ड रहेगा। अब इसके एक बार फटाफट से सोर्सेज को डिस्कस कर लेते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के सोर्सेज क्या हैं हमारे पास। तो आज की वीडियो में व्हाट ऑल वी विल बी स्टडिंग मोर, थोड़ा सा और पढ़ेंगे लाइक 10-15 मिनट्स आई गेस, या उससे भी कम, लेट्स सी। तो सबसे पहले वी विल बी स्टडिंग सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स अभी, फिर उसका डिफरेंस बिटवीन ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, वो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। एग्जाम में आई गेस लास्ट टू लास्ट ईयर 4 मार्क्स का क्वेश्चन आया था, so you have to talk about that. And then application of organic chemistry में we have nature of unique nature of carbon compound, वो हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। आज की क्लास में we are covering 2 more topics, that is sources of organic compounds and difference between organic and inorganic compounds। तो सबसे पहले फटाफट से स्टार्ट करते हैं सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड से। तो हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड कहाँ से मिलेंगे? सबसे पहला सोर्स प्लांट्स। प्लांट्स में कैसे, शुगर है हमारे पास, शुगर इज ऑर्गेनिक कंपाउंड, सेलुलोज है वो भी हो गया, और वो वाले जो क्या कहते हैं, जो कई मेडिसिन या ड्रग्स होती हैं प्लांट से ऑब्टेन की जाने वाली, वो क्या है, सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है। दूसरी चीज हमें कहाँ से मिल सकती है, एनिमल से मिल सकते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। एनिमल से कहाँ से मिलेंगे, सो यूरिया, वी टॉक्ड अबाउट यूरिया इज ऑर्गेनिक कंपाउंड, प्रोटीन्स ऑर्गेनिक कंपाउंड है हमारे, और साथ ही साथ इसमें जो हमारे फैट्स हैं ह्यूमंस में, एनिमल्स में, वो भी क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ही हैं। उसके बाद बात करेंगे कोल, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये क्वेश्चन आ सकता है, हाउ इज ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रिपेयर्ड फ्रॉम कोल, या हाउ कैन यू ऑब्टेन ऑर्गेनिक कंपाउंड फ्रॉम कोल। तो कोल से हमें कैसे मिलने वाला है, बाय डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन, दिस इज एन इंपॉर्टेंट प्रोसेस, इसकी डिटेल हमें नहीं करनी, बट स्टिल डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल। और किसकी चीज आप कर सकते हो, क्या प्रोड्यूस करता है, अगर हम डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करेंगे ना कोल की, तो ये प्रोड्यूस करेगा बेंजीन, टोलीन, तो ये सारे जो ये बेंजीन, टोलीन है, नैफ्थलीन, थेलीन, डाइज, ड्रग्स, ये सारे क्या है हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है। अब एक क्वेश्चन आएगा आपके दिमाग में, व्हाट इज डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल, ये हम कर तो रहे हैं पर ये है क्या। सो कंबशन इन लिमिटेड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन को हम डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल कहेंगे, मतलब कंबशन इन लिमिटेड अमाउंट्स को हम डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन कहेंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज आप यहां से देख सकते हो, पेट्रोलियम से आप निकाल सकते हो हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, जैसे फ्यूल गैसेस हो गई हमारे पास गैसोलीन हो गया, पेट्रोल हो गया, तो ये सारे क्या है हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है। एक और सोर्स जो है हमारा, दैट इज फर्मेंटेशन, ये बायोलॉजी में पढ़ा है हमने, व्हाट इज फर्मेंटेशन ऑफ शुगर, शुगर के साथ हम फर्मेंटेशन करते हैं, बैक्टीरिया का एक्ट करवाते हैं उसके ऊपर। सो फर्मेंटेशन से जो इथाइल एल्कोहल और एसिटिक एसिड बनता है, वो क्या है हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है। दो और जो रहेंगे हमारे पास सोर्सेज, दैट इज वुड। जैसे अब यहाँ पे कोल में डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल था, हम वुड में क्या यूज करते हैं, वुड में वी आर डूइंग डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ वुड, ठीक है, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल, डिस्ट्रक्टिव, आई एम नॉट एडिंग फुल, डिस्टिलेशन ऑफ वुड। तो वुड की डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन जब आप करोगे ना, तब वो क्या मिलेगा, क्या आपको मिलेगा मिथाइल एल्कोहल, इसका स्ट्रक्चर हम एल्कोहल वाले पार्ट में स्टडी करेंगे। देन एसीटोन मिलेगा, ये दोनों क्या हैं हमारे पास, हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है। एंड द वेरी लास्ट सोर्स, एक लास्ट सोर्स और पढ़ेंगे, दैट इज
सिंथेटिक मेथड्स। सिंथेटिक मेथड्स मतलब लेबोरेटरी में कैसे प्रिपेयर कर सकते हो। तो ये जनरली आपको कुछ नहीं लिखना, दैट इट इज सिंथेसाइज्ड इन लेबोरेटरीज, सो दैट इज नोन एज सिंथेटिक मेथड। अब लास्ट टॉपिक ऑफ टुडेज वीडियो, दैट इज डिफरेंस बिटवीन ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड। वेरी 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 इंपॉर्टेंट डिफरेंस। सो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स का डिफरेंस, that is very 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 important. So I'm writing here very 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 important difference is there. So इसका डिफरेंस आएगा एग्जाम में, आएंगे चांसेस हैं, so please pay attention. सबसे पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड में नो फॉर्मेशन ऑफ आयंस, कोई आयंस नहीं है, नो आयंस। और इनऑर्गेनिक में आयंस जो है हमारे प्रेजेंट हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स सिर्फ डिस्कस करेंगे, कुछ एक्स्ट्रा डिस्कस करने नहीं वाले हैं। उसके बाद ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो हमारा कार्बन है वो एसेंशियल है, कार्बन होना ही होना चाहिए। इनऑर्गेनिक में मे और मे नॉट बी प्रेजेंट, कार्बन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, तो मे और मे नॉट, ठीक है। उसके जैसा ही नेक्स्ट पॉइंट जो है हमारा, दैट ऑर्गेनिक कंपाउंड आर नॉट सॉल्युबल इन वाटर। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो है वाटर में, so we were talking that organic compounds are not soluble in water, whereas inorganic compounds are soluble in water. तो एक बात की है, कोवेलेंट कंपाउंड्स जनरली सॉल्युबल नहीं होते हैं वाटर में, whereas इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड्स जिसमें आयंस प्रेजेंट है, दोज आर सॉल्युबल, राइट। तो ये हमें पहले केमिकल बॉन्डिंग वाले चैप्टर में वी हैव ऑलरेडी स्टडीड। उसके बाद जो हमारा एक और है, लाइक इज ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। ये एक वाटर तो यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, बट देन वी आल्सो हैव ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स लाइक अल्कोहल, बेंजीन, टोलीन। तो जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं दे आर सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। एग्जाम्पल अगर आपसे पूछा जाए ऑर्गेनिक सॉल्वेंट का, तो वी हैव एल्कोहल। जैसे वाटर इज यूनिवर्सल सॉल्वेंट, एल्कोहल जो एक ऐसी चीज है जिसमें ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लाइक जौन से भी कंपाउंड आपके ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो सकेंगे वो अल्कोहल में जरूर डिसॉल्व होंगे, राइट। सो इनऑर्गेनिक में बात करें तो ऑल डू नॉट डिसॉल्व, कुछ हो जाते हैं कुछ नहीं होते ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिसॉल्व। तो वो क्योंकि इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस वेरी मच है, बहुत सारे, बहुत ही ज्यादा है। लेकिन ऑर्गेनिक कंपाउंड चलो है तो कार्बन के ही ना, तो सारे बने एक ही तरीके से है, बट इनमें का अलग अलग एलिमेंट हर चीज का, सो भी लाइक कि आधे हो जाएंगे आधे नहीं होंगे, so, सारे नहीं होते ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिसॉल्व। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट आता है, दैट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है। जनरली इजीली ब्रेक कर सकते हो आप इन्हें। सो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, इनऑर्गेनिक में हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होगा। ये आप उसका अपना कोवेलेंट बॉन्ड और इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड का डिफरेंस भी देख सकते हो। इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड में हाई मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट, कोवेलेंट बॉन्ड में लो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट होता है। देन उसके बाद वी हैव दैट जो हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं दोज आर इनफ्लेमेबल, इजीली कैच कर लेंगे फायर, इजीली कैप्चर्स फायर। तो अब फायर के इसको इसलिए कार्बन से बने ना, कार्बन और हाइड्रोजन, हाइड्रोकार्बन इजीली फायर को कैच कर लेता है। तो यू हैव टू मेक श्योर कि आप इसे फायर से थोड़ा दूर रखो। और जो हमारे इनऑर्गेनिक है ये डू नॉट बर्न इजीली फायर कैच नहीं करते, इन्हें थोड़ा अगर हमें करवाना भी तो जबरदस्ती करवानी पड़ती है थोड़ी सी, ठीक है। उसके बाद ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इतनी देर से जो हम बात कर रहे हैं, फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड, और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स कौन से बॉन्ड फॉर्म करते हैं, मोस्टली आयनिक बॉन्ड फॉर्म करते हैं। कोई भी बना सकते हैं, कोवेलेंट भी बना सकते हैं, कोऑर्डिनेट भी बना सकते हैं, पर मोस्टली जो है वो आयनिक बॉन्ड फॉर्म करेंगे। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो है वो है नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स, इनसे इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती है, इलेक्ट्रोलाइसिस वाले चैप्टर में स्टडी किया हुआ है। एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर इलेक्ट्रोलाइट्स, सो दे आर गुड इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है। So inorganic compounds are good electrolytes, whereas organic compounds are non-electrolytes. Then
ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में हमें एक फिनोमेना शो होता है आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म अब क्या है, वी विल बी स्टडीइंग इन द फर्दर नेक्स्ट वीडियो। नेक्स्ट क्लास में आई विल बी एक्सप्लेनिंग आइसोमेरिज्म इन डिटेल, तो वो विल कीप इट फॉर द नेक्स्ट टाइम। बट इतना समझ लो कि आइसोमेर शो होता है और इनऑर्गेनिक में नो आइसोमेरिज्म इज शोन। वैसे ही अगर सेम देखें तो जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं इनकी कैरेक्टरिस्टिक कलर एंड ऑर्डर होती है। तो एक पर्टिकुलर स्मेल, एक पर्टिकुलर कलर आप देख के बता सकते हो, तो एक कैरेक्टरिस्टिक कलर एंड ऑर्डर होगी। जबकि अगर हम बात करें इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स की तो ये जनरली कलरलेस और ओडोरलेस, जनरली कलरलेस होते हैं और एडोरलेस होते हैं, इनकी कोई स्मेल बेसिकली नहीं होती। अब वेरी लास्ट पॉइंट ऑफ द टुडेज वीडियो एंड दिस डिफरेंस इज कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में जो हमारा रिएक्शन है दैट इज वेरी स्लो। तो रिएक्शन इज स्लो क्योंकि बहुत सारी लिंकेज है हमारे कार्बन एटम्स के बीच में, जिससे बॉन्ड तोड़ने में, हमें रिमूव करने में, ब्रेक करने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है और जनरली कंप्लीट रिएक्शंस जो है वो पॉसिबल नहीं हो पाती हैं। वेयर आयनिक रिएक्शन जो इसमें इनऑर्गेनिक में जो आयनिक रिएक्शंस होंगी, हमारे आयनिक वाली रिएक्शंस होंगी वो बहुत फास्ट होंगी और जो कोवेलेंट बॉन्ड वाली रिएक्शंस होंगी वो थोड़ी सी स्लो होंगी, बट स्टिल ऑर्गेनिक से फास्ट होंगी। ठीक है, so that was all for today's video. I hope you understood each and every point that I explained to you in detail. आज हमने इंट्रोडक्शन दी, हिस्ट्री के बारे में बात किया, कुछ यूरिया वाली इक्वेशन देखी थी, एक इंपॉर्टेंट इक्वेशन जो हमारी बुक में गिवन है। Then we talked about जो हमारा फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड क्रिएटेड इन लेबोरेटरीज, वाइटल फोर्स थ्योरी, सोर्सेज क्या है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है क्या, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या हैं, एंड वी टॉक अबाउट टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन। उसके साथ साथ वी डिस्कस द डिफरेंस बिटवीन organic compounds and inorganic compounds. Now in the very next lecture, that will be lecture number 2 that I'll be uploading tomorrow, will be containing application of organic chemistry, unique properties of carbon, जिसमें हम हमारी catenation and isomerism करेंगे, tetravalency करेंगे, वो सारे। Then we will be starting with hydrocarbons alongside in the very next video only, because we have to complete the chapter very soon. फिर उसके बाद सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स एंड वी विल स्टार्टिंग द रेस्ट ऑफ द चैप्टर. So I hope you liked this video, you understood each and every point. If you did, don't forget to hit the like button, share this video with friends and subscribe to the channel. It's me signing off. I'll see you guys in the next one. Till then, bye bye, thank you and keep learning.